यस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके बारे में लिखो, दीज आर एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड for placing the goods for placing the goods in a saleable condition, in a saleable conditions, full stop. all expenses all expenses till the goods till the goods all expenses till the goods reach the godown of the consignee reach the godown of the consignee come in this category come in this category. For example, इसमें लिख दो freight, carriage, insurance, etc. Freight, carriage, insurance, etc. Full stop. These expenses are also called non-recurring expenses. These expenses are also called non-recurring expenses. Full stop. बेसिकली हमको लॉजिक ये ध्यान में रखना है कि कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने तक हमने उसके ऊपर जो भी खर्चा किया वो सारा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा. अभी इट मे बी पेड बाय कंसाइनर, इट मे बी पेड बाय कंसाइनर, हाँ या ना, हाँ, वो कोई भी पे करे डजेंट मैटर. कंसाइनर ने पे किया तो हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनी ने पे किया तो हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी. ओके, और कल इसके ऊपर अपन मतलब डिस्कशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब कर रहे थे तब भी किया हुआ है, हाँ या ना, तो अभी ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा. तो नेक्स्ट इसमें लिख दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस these are expenses these are expenses incurred after the goods reach the consignees go down reach the consignees go down after the goods reach the consignees go down. For example, go down rent, comma shop rent, comma advertisement, etc. Advertisement, etc. These expenses are also called recurring expenses. Recurring expenses. These expenses are also called recurring expenses. Full stop. तो ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन में ना तुमको ये दे दिया जाएगा कंसाइनीज रिकरिंग एक्सपेंसेस, कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, तो अपन कौन सा लेंगे इसमें से, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए, कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए नॉन रिकरिंग लेंगे, डायरेक्ट लेते ना. आपको तो पता है फिर, अरे मतलब मेरे को लगा इनडायरेक्ट तो वैल्यूएशन ऑफ, क्लियरली बोला था वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, बाद में सुना. तो वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए हम कौन सा लेंगे, या तो डायरेक्ट बोला तो डायरेक्ट ले लेंगे, या तो अगर नॉन रिकरिंग बोला तो नॉन रिकरिंग ले लेंगे, और अगर कुछ नहीं बोला तो अपन उसके नाम पे से जज करेंगे कि ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, है ना. यस सर. उसके बाद अपन ने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किया, है ना, लिख दो उस पे हेडिंग दे दो वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, ब्रैकेट में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक. वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक ब्रैकेट में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक. लिखो उसमें
if all the goods ऑनलाइन वाले लिख रहे हो क्या? If all the goods are not sold by the consignee, are not sold by the consignee in a given period, comma, he is left with some closing stock. Closing stock with consignee is termed as consignment inventories. And is shown on the credit side of consignment account. फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखना, मतलब यहाँ पे अपन ने कंसाइनमेंट स्टॉक को एक्सप्लेन किया पहले, अभी अपन उसके वैल्यूएशन के बारे में लिखते हैं। द value of consignment stock comprises of two components. डैश करके नेक्स्ट लाइन में पहला लिखना, टू कंपोनेंट्स डैश करके नेक्स्ट लाइन पे फर्स्ट परचेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड नेक्स्ट लाइन पे सेकंड लिखना proportionate direct expenses. फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, प्लीज नोट दैट direct expenses shall include all the expenses incurred by the consignor, but only those expenses incurred by the consignee till the goods reach his godown. मतलब एकदम सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के टाइम पे हमको परचेज, दो चीजें होगी इसमें, परचेज प्राइस ऑफ गुड्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन प्रोपोर्शनेट, बराबर ना हटा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन सारे गुड्स पे करते हैं, लेकिन मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपने को यूनिटरी मेथड से अपने को वहां पे उसको एलोकेट करने होंगे वो खर्चे। ओके, अभी बोला ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इसमें कंसाइनर ने किया वो सारा खर्चा आएगा, लेकिन कंसाइनी ने किया वो सिर्फ उतना खर्चा आएगा जितना उसने गुड्स को उसके गोडाउन तक पहुंचाने तक किया है। एक बार गोडाउन तक पहुंच गए उसके बाद जो भी खर्चा करेगा वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है, और वो अपन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। हमने कल एंट्रीज देखे,
अगर मैं कंसाइनर मतलब कंसाइनर कुछ भेज रहा है कंसाइनमेंट पे, तो कितने एंट्रीज होंगे? दो एंट्रीज। कौन से? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बराबर। उसके बाद कंसाइनर अगर कुछ खर्चा कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंसाइनी अगर कुछ खर्चा कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। उसके बाद अगर कंसाइनी कुछ पैसा किसको दे रहा है? कंसाइनर को दे रहा है, तो उसकी एंट्री नहीं लिखी अपन ने कल, है ना? अपन वो बेचा उसका, उसमें कंसाइनी डेबिट डेटर बता देंगे। अच्छा, तो सेल का एंट्री अपन एक एंट्री लिखना कल रह गया है, वो अभी लिख देंगे अपन, लेकिन उसके पहले उसके पहले सेल का एंट्री कर दिया था अपन ने, है ना? अगर कंसाइनी आगे कुछ मार्केट में बेच देता है कुछ, तो एंट्री क्या करेंगे अपन? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का सेल है तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट होना चाहिए, और वो पैसा कंसाइनी के पास है तो अपन कंसाइनी को डेटर बताने वाले, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। उसके बाद कमीशन की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट का खर्चा है, कंसाइनी को देना है ना? तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। उसके बाद फिर हिसाब करते समय हमने कल निकाला था कि 9 लाख रुपए उसने कुछ रिटर्न कर दिया, है ना? तो 9 लाख रुपए रिटर्न हो रहा है किसको? कंसाइनर को, है ना? तो कंसाइनर के पास पैसा आ रहा है, तो उसका बैंक अकाउंट में क्या करूंगा? कंसाइनर को पैसा आ रहा है, उसके बैंक अकाउंट को क्या करूंगा? ऑब्वियसली डेबिट करेंगे, है ना? और कौन दे रहे हैं? तो कंसाइनर अकाउंट को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो मेरे बुक्स में मतलब कंसाइनर के बुक्स में अगर कंसाइनी कुछ पेमेंट कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो एक एंट्री कल रह गई थी, उतनी अपडेट कर दो। लास्ट में अपन ने जो ट्रांजैक्शन किया 9 लाख रुपए ट्रांसफर किए ना कंसाइनी के अकाउंट से कंसाइनमेंट अकाउंट में, सॉरी बाय बैंक लिखा था क्या बोलता? नहीं किया जर्नल एंट्री मतलब, जर्नल एंट्री। हम कल जर्नल एंट्री लिखे नहीं क्या? आप बोले बाद में लिखाऊंगा। अच्छा, मुझे लगा अपन जर्नल एंट्री के साथ क्वेश्चन किए। लिखेगा अभी? अभी देखो जर्नल एंट्री है ना, हम पार्ट में देखने वाले इसको। एक बेसिक क्वेश्चन की इतने एंट्रीज होनी ही होने, ठीक है? उसके बाद अभी जैसे जैसे सिचुएशन आएगा वैसे वैसे अपन जर्नल एंट्री को अपडेट करते चलेंगे। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करने वाले? अभी तक अपन ने मतलब मैक्सिमम ऑलमोस्ट 80-90% जर्नल एंट्रीज देख लिया, लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन होगा तो फिर उसमें बैड डेट्स वाला सिचुएशन आएगा। मैंने बोला था डेल क्रेडिटर कमीशन में बैड डेट्स का लॉस कौन बेयर करता? कंसाइनी बेयर करता, है ना? अगर कंसाइनर बेयर कर रहा है तो फिर उसको बैड डेट्स हुआ तो अगर किसी डेटर ने पैसा नहीं दिया तो वो उसकी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? कंसाइनी ने क्रेडिट सेल किया, नॉर्मल कमीशन है या ओवरराइडिंग कमीशन है, ठीक है? अरे दोनों में से कोई भी कमीशन पकड़ लो। या तो नॉर्मल कमीशन मतलब सिंपल कमीशन होगा, या तो फिर ओवरराइडिंग कमीशन होगा, ठीक है? इन दोनों केसेस में बैड डेट्स का लॉस किसका? कंसाइनर का। मतलब अगर कंसाइनी ने कुछ क्रेडिट सेल किया और उसमें से कोई पर्सन पैसा नहीं दे पा रहा है ना, तो वो लॉस कंसाइनर का, और वो भी कंसाइनमेंट के बिजनेस का, तो वो लॉस कहां डेबिट होगा? कंसाइनमेंट, है ना? और क्या बोल के डेबिट होगा? बैड डेट्स बोल के। या तो फिर अपन सीधा वो डेटर से, जो वो डेटर तो कंसाइनर का हो गया, तो डेटर से जो भी पैसा आना है हम सीधा उसका अकाउंट, मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मतलब मान लो कि मिस्टर एक्स अकाउंट बनाया अपन ने, ठीक है? उससे 10,000 रुपए आने थे, उससे 10,000 रुपए आने थे, ठीक है? अभी वो दे ही नहीं पा रहा है, इसको कंसाइनमेंट पे कुछ बेचे, मतलब कंसाइनमेंट वाला ट्रांजैक्शन आया ना, कंसाइनी ने कुछ बेचे इसको, बराबर? तो अभी ये अगर मान लो पैसा ही नहीं देता, ये देने से वाला, ये भाग गया, तो मुझे एज अ कंसाइनर मेरे बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना होगा या नहीं करना होगा?
करना होगा, बराबर ना। तो अभी अगर मिस्टर एक्स का अकाउंट क्लोज करना है तो मैं क्रेडिट कर दूं 10,000 रुपीज, है ना। और मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना चुका हूं ना, तो ये सीधा उधर डेबिट कर दूं टू मिस्टर एक्स और ब्रैकेट में लिख दूं बैड डेट्स, तो भी चलेगा ना। चलेगा सर। बात तो एक ही हो गई वो, यस सर। है ना। लेकिन वही अगर डेल क्रेडिटर कमीशन हुआ, तो यहाँ पे बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैड डेट्स अगर बैड डेट्स हो गया तो वो कौन बेयर करेगा, मतलब इसके लिए लॉस है क्या कंसाइनर के लिए, इसकी एंट्री यहाँ पे आएगी क्या, वही। समझे बात पक्का। तो कुछ एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपने पास सर्टेन सिचुएशंस अलग हो सकते हैं, उसकी एंट्री अपन वहां के वहां देख लेंगे उस क्वेश्चन, ठीक है। और बेसिकली आपको है ना एंट्री के ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला। अभी इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो सीधा 8 मार्क का ही क्वेश्चन आ जाएगा कंसाइनमेंट के ऊपर, जिसमें आपको कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाना होगा, ओके। या तो फिर आपको 2-2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं हुआ तो हो सकता है कि 2 मार्क का एक आधा क्वेश्चन आ जाए, जिसमें वो आपको ये कैलकुलेट करने बोल दे कि बताओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी, बताओ एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी। समझ आ रही है बात, हाँ। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं 2-2 मार्क के लिए, ओके। कभी कभी अगर हो गया तो वो ये भी पूछेंगे कि बताओ कि यहाँ पे कंसाइनी को कमीशन कितना देंगे, उसका कैलकुलेशन बताओ, और बहुत से बहुत उसके हिसाब तुमको जर्नल एंट्री पास करने को देंगे कि अगर मतलब कितना कमीशन बनता है और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी कंसाइनर के उसमें। समझे क्या। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस अपने को आ सकते हैं। तो अपन मतलब मोटा मोटी तो अपन पूरा अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन की अगर पूरी प्रैक्टिस कर ले तो हमको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी जम जाएंगे। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन अपन कर लेते हैं ना, उससे पहले ये छोटे छोटे चीजों से बड़ा क्वेश्चन बनेगा, तो अपन पहले वो वाले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कंसाइनमेंट स्टॉक डिफरेंट सिचुएशंस में, हाँ, हाउ टू कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि ये चीजें क्लियर हो गई। क्योंकि बाकी अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन की बात करें तो यही चीजें तो उसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो बहुत इजी है, खर्चे डेबिट कर दो, अगर कंसाइनर के तो बैंक के नाम से डेबिट करो, अगर कंसाइनी ने किए तो कंसाइनी के नाम से डेबिट करके कंसाइनी को क्रेडिट कर दो, है ना। तो बाकी चीजें बहुत आसान है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितना कंसिडर करना है, कैसे कंसिडर करना है या ना। हाँ, तो अपन पहले वो चीजें क्लियर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक ओपन करो, लेकिन उसके पहले अपन एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रॉम स्कैनर वाला पार्ट ओपन करो, पेज नंबर 51। हाँ अच्छा लिख लो, चलो एंट्रीज लिख लो पहले। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। पहला लिखो उसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन गुड सेट ऑन कंसाइनमेंट, एंट्री फॉर गुड सेट ऑन कंसाइनमेंट, एंट्री फॉर गुड सेट, हेडिंग दो उसकी फर्स्ट की, एंट्री फॉर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसमें कितने एंट्रीज होंगे, 2, ए और बी। ए एंट्री कर लो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्लिक परचेज अकाउंट भी लिख देना, तुमको जो पसंद है वो, अगर एंट्री का क्वेश्चन आया तो वो लिख। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और परचेज अकाउंट। बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। हुआ सेकंड ट्रांजैक्शन, एंट्री फॉर एक्सपेंसेस incurred by consignor या paid by consignor, paid by consignor बिल्कुल ज्यादा बेटर होगा, मतलब आप लोगों को समझ में आएगा कब बैंक यूज करना है कब कंसाइनर। एंट्री फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, हंस क्या रहे हो, इसका टेम्परेचर कितना है,
क्यों बंद है? फैन ऑन कर दूंगा। हाँ ठीक है ना, या तो फिर वो ये फोकस ऑन कर दे, उससे ज्यादा गर्म है। नहीं नहीं रहने, चालू रहने, पूरा अंधेरा हो गया। सर ये लाइट चालू कर। हाँ स्विच बंद है। यहाँ है क्या? हाँ ठीक है। पूरा आंखों पे आते हैं कैसी है। सतीश सर ऑन कर देने इसको, ग्लो ग्लो कर दो ऐसा। सेकंड का हेडिंग लिखा गया है एंट्री फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। उसमें क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा एंट्री फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, एंट्री फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, एंट्री फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। उसमें एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। उसके बाद एंट्री फॉर कमीशन लिख दो, एंट्री फॉर कमीशन, कमीशन टू कंसाइनी लिखो, एंट्री फॉर कमीशन टू कंसाइनी। हेडिंग में ही एंट्री फॉर कमीशन टू कंसाइनी, उसमें एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। उसके बाद एंट्री फॉर सेल मेड बाय कंसाइनी, एंट्री फॉर सेल मेड बाय कंसाइनी। तो यहां पे एंट्री होगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सब साथ में है ना या भाग रहा हूं आगे में? साथ में है पक्का? कहां तक हो भाई, कहां तक हो तुम लोग? हो गया ना, पक्का ना? हाँ। तो कमीशन हो गया, सेल हो गया। अभी एंट्री फॉर रेमिटेंस मेड बाय कंसाइनी, एंट्री फॉर रेमिटेंस मेड बाय कंसाइनी। उसमें कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनर की बुक्स में कर रहे हैं ना, उसको तो पैसा आ रहा और कंसाइनी दे रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और लास्ट इसमें दो एंट्रीज होंगे, मतलब आइदर ये आइदर वो। लिख दो एंट्री फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ये भी तो इफेक्ट दिया कल अपन ने, एंट्री फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। लॉस ओवर द P&L डेबिट टू कंसाइनमेंट। अभी अगर लॉस होता, अभी उसमें लिखो ए इफ प्रॉफिट, अंडरलाइन करके उसमें एंट्री लिखो। अगर प्रॉफिट हुआ, अगर सुनो प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट P&L के किधर लिखना चाहिए? क्रेडिट में, है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड अपना ग्रेटर होता है तो प्रॉफिट होता है ना। हाँ, तो ये क्रेडिट में दिखना चाहिए, मतलब कंसाइनमेंट का क्रेडिट साइड ग्रेटर होगा। लॉजिक को समझो, कंसाइनमेंट का क्रेडिट साइड ग्रेटर होगा, तब अपन ने बोला कि ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा, आया ना? हाँ। तो फिर इसका डिफरेंस किधर आएगा? कंसाइनमेंट में, डेबिट में, मतलब अपन डेबिट में, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, है ना? हाँ। और वो P&L को क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और बी लिखो इफ लॉस, एंट्री को रिवर्स करना है।
क्या एंट्री होगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। चलो एवरीथिंग एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से लिख रहे हैं अपन, है ना? हर एक से छोटी चीज में इस चैप्टर में लिखा के दे रहा हूं तुमको, जो तुमको रिवीजन के टाइम पे भी बहुत काम में आने वाली है। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन था व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन, लिख चुके अपन इसके बारे में, है ना? हाँ हो जा रहा है थ्योरी का पार्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाओ। फर्स्ट स्कैनर वाला, स्कैनर वाले पार्ट में आओ, क्वेश्चंस फ्रॉम स्कैनर वाले पार्ट में आओ, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। A sends goods worth rupees 50,000 to B for sales for 5% commission, ठीक है? उसमें he incurs rupees 1500 for freight and rupees 500 for insurance. The goods are sold for rupees 60,000. Consignee incurs rupees 500 unloading expenses and rupees 500 rent. B sends a draft after deducting his expenses and commission. Prepare necessary accounts in the books of A. A माने consigner. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ बराबर। आधे आधे पेज का कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, मतलब बी अकाउंट बनाएंगे अपन, बराबर ना? फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 51 चल रही है। इन द बुक्स ऑफ ए अपन बना रहे कंसाइनमेंट अकाउंट, और फिर बी अकाउंट। रेडी फॉर्मेट? यस सर। क्वेश्चन तुम्हारे भी सामने, मेरे भी सामने। बोला गया सबसे पहले तो 50,000 रुपए के गुड्स भेजे, 50,000 रुपए के गुड्स भेजे, एंट्री अपन 2 करके उसमें गुड्स एंड फॉर कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हो जाता है, लेकिन एक इफेक्ट किधर आता है? कंसाइनमेंट के डेबिट में। अपन लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000। ओके यस। उसके बाद 5% कमीशन है वो छोड़ दो। He incurs rupees 1,500 for freight and 500 for insurance. कौन इनकर कर रहा है? ए कंसाइनर इनकर कर रहा है। उसकी एंट्री क्या करते हैं अपन? कंसाइनमेंट टू बैंक। तो पहले अपन एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करके उसमें फ्रेट 1,500 और इंश्योरेंस 500। ओके यस। उसके बाद द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 60,000, 60,000 रुपए में बेच दिया। एंट्री क्या करते हैं?
कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स 60,000। और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय बी अकाउंट कंसाइनी के नाम से ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स 60,000, सेल्स 60,000। और बोला गया अभी इसके पहले 1 मिनट कमीशन का भी ट्रीटमेंट दे दो, है ना? हाँ, तो कमीशन की एंट्री क्या करते हैं अपन? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, अपन है ना कल एक और चीज थोड़ा सा ट्रीटमेंट सही दिया था, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अपन ने क्या गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ इन द सेंस कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए थे जिसका पैसा उसने अपने जेब से दिया था, उसका एंट्री अपन ने किया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, बराबर। और कंसाइनमेंट के डेबिट में अपन ने हेडिंग दे दी टू कंसाइनी और उसमें उसकी लिस्ट दे दी कि जो जो खर्चा उसने किया, बराबर, है ना? और उसी लिस्ट में अपन ने कमीशन दिया, है ना? हाँ, ट्रीटमेंट तुमने सही दिया था, प्रेजेंटेशन उसका ये प्रॉपर नहीं है। कमीशन का अलग एंट्री हमेशा अपन पोस्ट करेंगे, भले ही कंसाइनी का हेडिंग डेबिटेड है और नीचे अपने पास जगह है, अपन फिर कंसाइनमेंट अकाउंट को कंसाइनी के नाम से डेबिट करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन। समझा? पक्का? ओके। तो जैसे यहां पे टू बी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो कमीशन। अभी कमीशन का कैलकुलेशन भी कर दो, ब्रैकेट में बता दो 60,000 इंटू कितना परसेंट? 5%, मतलब 3,000। यस, और यही कमीशन बी के अकाउंट में भी क्रेडिट कर दो बाय, क्या लिखा है? मैंने अलग ही एंट्री किया है सर। ओके, वेरी गुड। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो कमीशन। अभी कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं, 3,000। मैंने भी अलग ही एंट्री की थी सर। वेरी गुड। जिन्होंने अलग अलग एंट्रीज किए थे पोस्ट, उन सबको वेरी गुड। हाँ, ये हो गया। अभी कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए हो, है ना? तो वो भी कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर से टू बी अकाउंट। अभी एक है दो है? अनलोडिंग एक्सपेंस और रेंट। हाँ, तो अंडरलाइन करके अनलोडिंग एक्सपेंस 500 और रेंट 500। फिर यहां पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, अंडरलाइन करके अनलोडिंग एक्सपेंस 500 और रेंट 500। ओके। बी सेंस ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंस एंड कमीशन, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। अभी मुझे एक बात बताओ, यहां पे कुछ बोला है क्या स्टॉक के रिलेटेड? नहीं। कुछ इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी है क्या स्टॉक के रिलेटेड? नहीं। इसका मतलब सारे के सारे गुड्स बेच दिए गए, तो देयर विल बी नो स्टॉक इन दिस एग्जांपल, है ना? हाँ। तो सिंपल सी बात है, यहां पे हम पहले कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे। कौन सा साइड ग्रेटर है? राइट है, ग्रेटर है। तो 60,000 का टोटल पे टैली होगा, है ना? हाँ, और डिफरेंस निकालो 4,000। मतलब 4,000 अगर मैं यहां डेबिट कर दूं तो क्या ये अकाउंट टैली हो जाएगा? हाँ, तो डेबिट अगर 4,000 के, मैं नाम क्या दे दूंगा? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? प्रॉफिट। वेरी गुड, ये बहुत जरूरी है लिखना। हम पीएनएल को पीएनएल के नाम से डेबिट किए, लेकिन ये क्या है? प्रॉफिट है 4,000।
ओके हाँ। अगर अपन बी अकाउंट क्लोज करेंगे तो बी अकाउंट में आपको डेबिट साइड ग्रेटर मिलेगा, है ना। 60,000 पे ये भी टैली हो जाएगा और उसमें से 4,000 रुपीज, 3,000 रुपए उसका कमीशन और 1,000 रुपए उसका खर्चा, ये वो कट करेगा और ऊपर का पैसा दे देगा। अपन को कैसे पता चला, तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि बी सेंड्स अ ड्राफ्ट, वो एक ड्राफ्ट भेज रहा है, मतलब उसके बैंक में पैसा जाने वाला भी कंसाइनर गया, हाँ। लेकिन कैसे भेजा, आफ्टर डिडक्टिंग फॉर हिज एक्सपेंसेस एंड कमीशन, तो ये रहे उसके एक्सपेंस और ये रहा उसका कमीशन। तो 60 में से 4,000 रुपए उसने बाजू में निकाल लिए और 56,000 रुपीज का उसने ड्राफ्ट भेज दिया। तो यहां पे अपन लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 56,000 और यहां लिख देंगे अपन ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। कोई भी दिक्कत या नो सर नहीं, पक्का, ओके वेरी गुड। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत से बहुत 5 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए, मतलब 8 मार्क के लिए वो ये क्वेश्चन नहीं देने वाले तुमको इतू सा। चलो यहां पे ध्यान दो, अभी एक और कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं अपन, फिर आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। सुनो, क्या मेरा लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ गुड्स हो सकता है क्या? हो सकता है सर। हाँ या ना? हाँ। ये कंसाइनमेंट पे मैंने जब गुड्स भेजे तब भी हो सकता है, ये जब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचे, गोडाउन में पड़े हैं, दुकान में पड़े हैं, तभी भी हो सकता है। यस सर। हाँ या ना? ये किधर भी हो सकता है। लेकिन जो लॉस है ना, इस लॉस को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया, मतलब 2 बातें हैं। एक लॉस वो है जो तुम्हारा नॉर्मल लॉस है और एक लॉस वो है जो तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस। ओके, नॉर्मल लॉस मतलब क्या और एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या? सर जो नॉर्मली हर बार लॉस होता है वो नॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मली हर बार लॉस होता है मतलब सर मतलब चाय बनाते समय चाय हमेशा गिर जाती है, वो नॉर्मल। गलत बोल रहे हो। अब नॉर्मल होता है कभी कभार। सुन, अभी तूने चाय का एग्जांपल दिया, अपन चाय के एग्जांपल को पकड़ते हैं। मैं ना, हाँ एक सेकंड, हाँ बोल 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 क्या? देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट्स में कॉस्टिंग और कॉस्टिंग में अकाउंट्स कभी मत घुसा, कभी भी मत घुसा, है ना? हाँ। मतलब हो सकता है प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल बाकी जो तुम बोल रहे हो ना, हाँ वो बातें कॉस्टिंग की, वो कॉस्टिंग में रहने दो। आगे आते हैं अपन ऑफिस अपने कंसेप्ट। इसने चाय बोला, इसने बोला कि चाय बनाते समय हमेशा गिर जाती है, ये मेरा नॉर्मल लॉस हुआ, है ना? हाँ। ये गलत क्यों बोल रहे हो तो अभी ध्यान से समझ। मैं तुम सबको है ना आधा लीटर दूध दे रहा हूं चाय बनाने के लिए है ना? हाँ। सब लोग चाय बनाए, ठीक है, पानी वानी कुछ मिक्स नहीं करना, हाँ नॉर्मल तुमको चाय पत्ती भी है तुम्हारे पास और शक्कर भी है, बाकी चीजों की डिमांड नको। हाँ नॉर्मल सी चाय बना रहे, कसम है तुम लोगों को, सच सच बताओ, क्या आधे लीटर दूध की चाय आधे लीटर की बनेगी? तुम कितनी भी उसको रोकने की कोशिश करो दूध को, क्या वो आधे लीटर की बनेगी? कम होगा ना कुछ तो, कितना भी कोशिश कर लिया अपन ने, कुछ तो कम हो, थोड़ा। हर एक का जो कम हो रहा है क्वांटिटी, वो हर एक का अलग अलग हो सकता है, लेकिन कम होने वाला है ना। हाँ, कंट्रोल कर सकते क्या तुम? ये तुम्हारा नॉर्मल लॉस है।
और जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन फिर भी अपना लॉस हो गया, जैसे चाय का गिरना, तो आराम से भी चाय को छान सकता है लेकिन फिर भी तूने गिरा दी, ये तेरा एबनॉर्मल लॉस। समझा क्या? तो बस मतलब मैं चाय का एग्जांपल देने ही नहीं वाला था, इससे सामने से दिया गलत तरीके से, इसे बोलो चलो इसी को पकड़े थे। हाँ या ना? हाँ। तो इवेपोरेट होना, हाँ या ना, उसके वजह से मतलब मान लो किसी का ऑयल का बिजनेस है, किसी का पेट्रोल का बिजनेस है, हाँ या ना, पेट्रोल पंप है, तो कितना भी कंट्रोल कर लो कुछ ना कुछ तो इवेपोरेट होने वाला है, हाँ या ना? हाँ। तो अगर ये इवेपोरेशन, तो इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारा नॉर्मल लॉस हो गया, बराबर? हाँ। लेकिन आग लगने की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, यार इसको तुम कंट्रोल कर सकते थे? कर सकते थे ना। मतलब आग लगने के बाद कंट्रोल करने का नहीं बोल रहा, आग को कंट्रोल करने का बोल रहा। तुमने अगर नेसेसरी स्टेप्स लिए होते तो आग लगती ही नहीं थी और तुम्हारे गुड्स खराब होते ही नहीं थे, हाँ या ना? हाँ। तो ये तुम्हारे एब्नॉर्मल लॉसेस। ओके, अभी हमको ना इसका इफेक्ट समझना है, इस कंसाइनमेंट में क्या होगा। नॉर्मल लॉस जो है ना, मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने 1000 kgs एट द रेट ₹20 कंसाइनमेंट पे भेजे, बराबर? आया ना? तो मैंने उसकी मतलब मेरा कॉस्ट, चलो अपन मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, 1000 kgs फॉर ₹20,000, ये मैंने कंसाइनमेंट पे भेजा, ठीक है? तो मेरा यहां पे कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? 20 रुपए आया, बराबर ना? अभी जैसे मैंने मेरी तरफ से तो भाई 20,000 रुपए के गुड्स कंसाइन कर दिए थे, हाँ या ना, जिसकी क्वांटिटी 1000 थी, और उस हिसाब से मैंने कॉस्ट पर केजी या कॉस्ट पर केजी मैंने बोला 20 रुपए, बराबर ना? यहां से भेजते समय कॉस्ट पर केजी कितना था? 20 रुपए। ओके, अभी उसमें से मान लो कि कुछ खराब हो गए और नॉर्मल लॉस था, ठीक है? कुछ खराब हो गए और वो क्या था? नॉर्मल लॉस था। मतलब मैं ये बोल देता हूं, यहां पे सीधा ऐसे लिख देता हूं, नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस 200 kgs, पकड़ के चलते अपन, हाँ या ना? हाँ। तो अभी मुझे एक बात बताओ, कंसाइनमेंट के पास, कंसाइनी के पास कितने गुड्स पहुंचे? 800 kgs रिसीव्ड बाय कंसाइनी, हाँ या ना? हाँ। जो कितने रुपए के थे? 20,000 के, तो 1000 kg थे, उसके पास अगर 800 kg पहुंचे हैं तो फिर मतलब कितने प्राइस के पहुंचे? हाँ, 16,000, हाँ या ना? नहीं, हम यही बोलेंगे कि 8,000 kg उसने रिसीव किया और उसकी प्राइस, उसकी कॉस्ट क्या थी? ऑफ ₹20,000, ऐसा बोल देते अपन। मतलब कॉस्ट पर केजी कितना हो गया यहां पे? तो अभी 20,000 डिवाइडेड बाय 800, दैट इज इक्वल टू ₹25 पर केजी। समझ में आ रही है क्या बात? नॉर्मल लॉस के केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर हुआ तो हम सिर्फ यूनिट्स माइनस करते हैं, हमारा कॉस्ट चेंज, मतलब टोटल कॉस्ट चेंज नहीं करते, क्योंकि अभी अगर वो नॉर्मल लॉस हुआ है मतलब मेरे कंट्रोल में तो था नहीं ना, हाँ या ना? मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो फिर टोटल कॉस्ट विल नॉट बी चेंज, कॉस्ट पर यूनिट विल बी चेंज। क्योंकि जब मैं भेजा था तब 20 रुपया पर केजी था, जब उसके पास पहुंचा वो 25 रुपया पर केजी हो गया। कैसे? क्योंकि नॉर्मल लॉस हो गया 200 केजी का। ये इफेक्ट हम देते हैं कंसाइनमेंट पे नॉर्मल लॉस का, ये इफेक्ट हम देते हैं कंसाइनमेंट पे नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट सेपरेटली। समझ रहे हो क्या? हमने खाली यूनिट्स ही माइनस किए ना, हम कॉस्ट को चेंज ही नहीं कर रहे, हम कॉस्ट वैसी की वैसी ही रहने दे रहे टोटल में। तो अगर टोटल में वैसी की वैसी रहने मतलब पर यूनिट में चेंज होने वाला, यस सर, हाँ या ना? यस सर। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में ट्रीटमेंट हम वैसा नहीं देते। एबनॉर्मल लॉस में हम एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में, मतलब एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होगा,
मतलब एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। जैसे फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल लेते हैं अपन और यहां बोलते हैं कि 1000 kgs हमने भेजा फॉर रुपीज या ऑफ रुपीज 20,000। ओके, तो इसका कॉस्ट पर केजी कितना हो गया? ₹20। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि लॉस्ट इन ट्रांजिट, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। अभी एक्सीडेंट होना ये अपने कंट्रोल में है या नहीं? तुम अगर सही से गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन तुम अगर कुछ चढ़ा के गाड़ी चलाओगे, हेवी ड्राइवर बन जाओगे, तो क्या एक्सीडेंट होगा? तो क्या ये एक्सीडेंट होना तुम्हारे कंट्रोल में है? हाँ बोलो हाँ। अपने कंट्रोल में नहीं है कुछ। लॉस्ट इन ट्रांजिट 200 kgs, सुनो रे, लॉस्ट इन ट्रांजिट 200 kgs। और मैं इसको नॉर्मली, जब तक ये स्पेसिफिकली बोला नहीं जाए ना कि लॉस्ट इन ट्रांजिट है लेकिन फिर भी नॉर्मल है, तो तब तक अपन उसको नॉर्मल मानते हैं। स्पेसिफिकली बोल दिया जाए कि वो नॉर्मल है तो फिर बहुत जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करने का है अपने, फिर ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाने का। पर क्वेश्चन को चैलेंज मत करो, बस इतना। हाँ, क्योंकि मार्क्स तुमको उसके हिसाब से मिल रहा है। तो ये फिर भी लिख रहा हूं मैं, ये एबनॉर्मल लॉस है तुम्हारा। मतलब रिसीव्ड बाय कंसाइनी कितना है? 800 kgs रिसीव्ड बाय कंसाइनी, है ना? तो यहां पे ना बॉस मैं क्या करता हूं, मुझे मालूम है 20 रुपए का एक है, तो मैं 800 इंटू 20, मैं इसका वैल्यू 16,000 ही बोलता हूं। मैं इसका वैल्यू क्या बोलता हूं? 16,000। मतलब एबनॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट में हम यूनिट्स भी माइनस करते हैं और उसके है ना। मतलब अगर ये 800 kg रिसीव हुए कंसाइनी को, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 800 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 16,000। मतलब ही मैं तुमको क्या ये बोलूं, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 200 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 4,000। और अगर मैं इसका वैल्यूएशन कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना, क्लियर है ये बात? पक्का? अभी इसमें और थोड़े बात समझो, सिर्फ इतना नहीं है एबनॉर्मल लॉस। बोला गया कि जैसे तुमने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर एंड कंसाइनी, कौन से वाले? डायरेक्ट वाले, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लिए ना, तो तुमको इसमें भी लेना पड़ेगा। क्योंकि जब कंसाइनर गुड्स भेज रहा था तो परचेज प्राइस तो उसमें इंक्लूडेड थी, लेकिन भेजने के टाइम पे अगर उसने इंश्योरेंस पे कुछ खर्चा किया हुआ है, उसके फ्रेट पे कुछ खर्चा किया हुआ है उसके, तो ये खर्चा उन 2000 यूनिट्स पे किया था ना, 1000 यूनिट्स पे किया था ना। हाँ, तो अभी जो वो लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गए हैं, एबनॉर्मल लॉस है, तो तुम प्रोपोर्शनल बेसिस पे कंसाइनर का ये खर्चा भी लोगे, हाँ या ना? लेकिन एकदम ध्यान से, कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया अनलोडिंग का, क्लियरिंग का, हाँ या ना? हाँ, मतलब ये उसके गोडाउन तक पहुंचने तक का खर्चा है ना, हाँ या ना? एकदम ध्यान से जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। कंसाइनी ने भी अनलोडिंग का खर्चा किया, क्लियरिंग का खर्चा किया, और भी कुछ खर्चा किया रहेगा जो गुड्स उसके गोडाउन तक पहुंचने तक अपन बोलते डायरेक्ट, हाँ या ना? हाँ, अपन जैसे वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक में उसका भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेते थे, हम यहां पे भी उसका प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेंगे नहीं। वो तो एग्जैक्टली लॉस्ट इन ट्रांजिट है, वो कंसाइनी तक पहुंचा नहीं, कंसाइनी तक तो 800 यूनिट तक पहुंचे। कंसाइनी ने जो भी क्लियरिंग का, अनलोडिंग का खर्चा किया होगा वो 800 यूनिट पे किया होगा। वो 200 यूनिट जो लॉस्ट इन ट्रांजिट है, एबनॉर्मल लॉस था, उस पे ये हुआ ही नहीं है,
हाँ या ना? लेकिन मान लो कंसाइनी तक गुड्स पूरे 1000 पहुंचे और वहां जाके 200 यूनिट उसके गोडाउन में नॉर्मल लॉस हुआ, फिर कंसाइनर का तो डायरेक्ट एक्सपेंस पकड़ने वाले, कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस पकड़ा जाएगा क्या? पकड़ा जाएगा अगर गुड्स उसके गोडाउन में एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन में हमको ये देखना जरूरी है ये एबनॉर्मल लॉस हुआ कहां पे, कंसाइनी के गोडाउन में या उसके गोडाउन पे पहुंचने से पहले। समझ लो क्या बात को? अगर उसके गोडाउन में पहुंचने से पहले ही उसका एबनॉर्मल लॉस हो गया गुड्स का, तो फिर इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स आएगा, हाँ। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर आएगा, हाँ। बस कहानी खत्म, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी नहीं आएगा। लेकिन अगर गुड्स उसके गोडाउन में पहुंचे और फिर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो इसमें परचेज प्राइस ऑफ गुड्स आएगा एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन में, हाँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर आएगा, हाँ। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी भी आएगा क्योंकि उसमें अगर अनलोडिंग का पैसा, क्लियरिंग का पैसा वो दे रहा है तो वो सारे पूरे 1000 केजी के लिए दिया था उसको, है ना। सिर्फ फर्क इतना है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेना होगा। मतलब एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन से वैसा होने वाला है जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया। फर्क सिर्फ इतना है, हमको ये चेक करना है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ कहां है, क्योंकि अगर वो कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले हुआ है तो कंसाइनी का खर्चा तो जोड़ेंगे नहीं अपन उसमें, मतलब परचेज प्राइस और कंसाइनर का खर्चा आएगा खाली, दैट्स इट। और उसके पास पहुंचने के बाद लॉस हुआ है तो कंसाइनमेंट मतलब परचेज प्राइस का खर्चा, कंसाइनर का खर्चा और कंसाइनी का खर्चा, ये दो लास्ट के दो खर्चे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चाहिए। क्लियर है क्या? पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं। तो अभी इतना समझा है तो अपन आगे की क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले कुछ लिखोगे लॉस, नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस के बारे में लिखोगे क्या? पक्का बोलो, या पहले क्वेश्चन करें कल लिखे? शातिर हो तुम सब। हेडिंग दे दो लॉस ऑफ स्टॉक, हेडिंग दे दो लॉस ऑफ स्टॉक। सर किसी और की गलती से भी तो एक्सीडेंट होता है, अरे हाँ माना। हम ना यहाँ पे एक्सीडेंट्स का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हमको नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस, एक्सीडेंट्स को बचाया जा सकता है, दैट्स इट। अभी वो किसकी वजह से हो रहा है किसकी वजह से नहीं हो रहा इसके एनालिसिस में नहीं जाने का, ये आउट ऑफ सिलेबस है बात, है ना। कुछ भी बातें करते, किसी और की गलती से भी हो सकते है। लिखो इसमें सम लॉस ऑफ स्टॉक, सम लॉस ऑफ स्टॉक may occur, some loss of stock may occur in the course of consignment, in the course of consignment, stop. It may occur during transit, it may occur during transit or after reaching the consignee, after reaching the consignee. It may occur during transit or after reaching the consignee. Full stop. Such loss may be normal or abnormal. Such loss may be normal or abnormal. Full stop. नॉर्मल लॉस नहीं, नेक्स्ट हेडिंग दे दो नॉर्मल लॉस। इट में भी नॉर्मल और एबनॉर्मल, अभी अपन नॉर्मल लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल लॉस इज ड्यू टू, नॉर्मल लॉस इज ड्यू टू inherent characteristics of goods. Normal loss is due to inherent, inherent, inherent characteristics
ऑफ गुड्स, उसका नेचर ही वैसा है ना, कॉमा सच एज loss due to evaporation, loss due to evaporation, comma drying up of goods, dry हो जाते, सूख जाते हैं, drying up of goods etc. Normal loss is not shown in the consignment account. Normal loss is not shown in the consignment account. Full stop. It is included it is included in the value of goods sold. It is included in the value of goods sold and closing stock by increasing the rate per unit, by increasing the rate per unit. जैसे यहां पे इसमें देखो, मैंने तुमको एग्जांपल देते समय बोला था कि मैंने 20 रुपए पर केजी का भेजा था, लेकिन अभी वो हो गया कितने का, 25 रुपया पर केजी। मतलब अपन उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में सेपरेटली शो नहीं करते, हम सीधा कॉस्ट में ही उसका कॉस्ट ही इंक्रीज कर देते, उसका रेट पर यूनिट ही उसका बढ़ा देते, तो ऑटोमेटिकली जो भी इसके आगे के वैल्यूएशन होंगे उसमें इनडायरेक्टली ये नॉर्मल लॉस आ चुका है। हाँ या ना? हाँ। नेक्स्ट लिखो एबनॉर्मल लॉस, नेक्स्ट लिखो एबनॉर्मल लॉस। Abnormal loss is the loss, abnormal loss is the loss which occurs, abnormal loss is the loss which occurs on account of reasons, on account of reasons which are only accidental, which are only accidental or which rarely happens, or which rarely happens, such as theft of goods, loss by fire etc. loss by fire etc. Full stop. Next time में लिखो abnormal loss is debited to, abnormal loss is debited to abnormal loss account and credited to consignment account. Abnormal loss is closed, abnormal loss is closed by transferring its balance to, profit and loss account, फुल स्टॉप। इसमें थोड़ा और लिखना पड़ेगा आपको को वैल्यूएशन के बारे में इसके, क्योंकि डायरेक्ट नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन का इतना कुछ नहीं था, एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन को अपने को समझना है, समझ गए हैं उसको खाली लिखना है। देखो नेक्स्ट टाइम पे द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, the valuation of stock destroyed due to abnormal reasons, will be done on the same basis, as valuation of consignment stock,
consignment stock. That is cost price of goods. Cost price of goods plus proportionate direct expenses plus proportionate direct expenses. That is cost price of goods plus proportionate direct expenses incurred up to the date of loss. Incurred up to the date of loss. Incurred up to the date of loss. Full stop. Next line में फिर लिखो थोड़ा explanation of. If the abnormal loss occurs after the goods occurs if the abnormal loss occurs after the goods reach the consignees go down, the direct expenses incurred by the consigner as well as consignee, are considered. Full stop. However, if the abnormal loss occurs before the goods reach the consignee, then only the direct expense incurred by the consigner are considered. That's it. मैं ना दो चीजें उसमें से दूसरा तो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन एक चीज के बारे में ना मैं बहुत ज्यादा फोकस रहता हूँ या मुझे बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो तुम्हारा क्लास के नोट्स का मेंटेन करना। मैंने ये स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस चीज के रिलेटेड, क्योंकि आप बनाते ही उसी तरीके से। अगर आप एब्सेंट हो आप रहो, लेकिन उसको कंप्लीट करने का ध्यान रखो। मैं कई सारे चेहरे इर्रेगुलर देखता हूँ, उनको पूछने के बाद आंसर मुझे मालूम नहीं, हो भी सकते, लेकिन एक ही आंसर मिलता है, हम ऑनलाइन थे। लेकिन ऑनलाइन में नंबर रोज नहीं बढ़ा हुआ रहता। अगर यहाँ का घट रहा है और तुम ऑनलाइन देख रहे हो तो यहाँ का बढ़ना चाहिए। Yes, sir. है ना? तो प्लीज मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि अभी हो गया है, क्लास स्टार्ट करके भी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है ना? हमने मस्ती में छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लिए बराबर। जैसे मैं कल भी बोल रहा था कि तुमको तुम्हारा लेवल बढ़ाने का टाइम आ गया। अभी मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा कॉस्टिंग में भी लेवल बढ़ा होगा, तुम्हारा टैक्स में भी लेवल बढ़ा होगा। नहीं बढ़ा है क्या? हाँ, तो तुमको तुम्हारे ब्रेन का लेवल बढ़ाने का टाइम आ गया है। ऐसा ना हो कि हम अभी भी चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली ले लें और फिर एंड में जब एग्जाम नजदीक आती है ना, हार्डली 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना प्रिपरेशन कर देना, तब रियलाइज होता है यार क्लास सीरियसली किया ही नहीं, नोट्स प्रॉपर मेंटेन किए ही नहीं। रिवीजन किस में से करो? हम रिवीजन करा के देंगे, उसमें मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सेल्फ स्टडी भी करोगे या नहीं करोगे? तो उसके लिए तुमको ये नोट्स लगने वाले क्लास के कहां से करें? तुम्हारे पास ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। बिलीव मी, मैं हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई स्टूडेंट को ऐसे रोते हुए देखता हूं।
अब ये तुम्हारे ऊपर है कि मैंने तुमको भी इस हालत में देखना है या नहीं देखना है, ये तुम्हारे ऊपर है। है ना? हाँ। तो प्लीज नोट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो। हम बहुत अच्छी तरीके से, हम क्या, ईच एंड एवरी क्लास बहुत अच्छी तरीके से अभी मतलब एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ रहा है, हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट को लेके। है ना? हाँ। तो आपको उस तरीके से प्रॉपर मेंटेन करना होगा, बराबर ना? तो मेरे को रेगुलर नहीं दिखता है क्लास को, बहुत ही रेगुलर है। मैं और भी बोल सकता हूँ, मेरे को तुम दोनों रेगुलर नहीं दिखते पीछे। हाँ हाँ, नहीं नहीं पीछे मत देखो, तुम कुछ बात, तुम्हारी बात कर रहे हो। हाँ, रोज रहते दिखते नहीं फिर मेरे वो तो मेरे को आज पहली बार दिख रहा है शायद। रेगुलर है क्या? रोज है? फिर रेगुलर कैसे हो? बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, तो नवे चेहरे दिख रहे। कैसे कैसे कैसे? अचानक से नहीं, अच्छा लगा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम अगर नींद से जागे रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर सोना मत, फिर सोना मत। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है क्या तुमने? किसी ने देखा है गेम ऑफ थ्रोन्स? देखा है? हाँ, उसमें मतलब एक डायलॉग है, विंटर इज कमिंग। तो वैसा यहाँ पे भी अभी फिलहाल वातावरण कुछ वैसा है, तो सोना मत, बस इतना ही बोल रहा हूँ। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलेंगे कल। अच्छा हाँ, मंडे को मेरा लेक्चर नहीं होगा, मंडे को ऑफ होगा मेरा। यस। हाँ, अब अगर उनको जम गया तो ले लेंगे।